नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। विधायक बलकौर सिंह का यू टर्न, जेजेपी में नहीं हुआ शामिल, सिर्फ दिया है समर्थन। बलकौर सिंह की ओर से साफ कर दिया गया है, अभी भी अकाली दल के साथ ही खड़ा हूं। बलकौर सिंह ने 2 दिन पहले थामा था जेजेपी का दामन। कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल विधायक हैं बलकौर सिंह। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बलकौर सिंह ने फिलहाल यू टर्न लिया है। विधायक बलकौर सिंह का यू टर्न सामने आया, जेजेपी में नहीं हुआ शामिल, सिर्फ दिया है समर्थन। अभी भी अकाली दल के साथ ही खड़ा हूं। बलकौर सिंह ने 2 दिन पहले थामा था जेजेपी का दामन। कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल के विधायक है बलकौर सिंह। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले खबरें ये सामने आई थी कि अजय चौटाला ने बलकौर सिंह से मुलाकात की है और मुलाकात करके बाकायदा उन्हें जननायक जनता पार्टी का झंडा भी दिया। और खबरें ये सामने आई कि बलकौर सिंह ने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि बलकौर सिंह ने यू टर्न लेते हुए ये साफ किया है कि जेजेपी में मैंने शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि समर्थन दिया है। अभी भी अकाली दल के साथ ही खड़ा हूं। बलकौर सिंह ने 2 दिन पहले थामा था जेजेपी का दामन। कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल विधायक है बलकौर सिंह। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं उस वक्त की, जबकि बलकौर सिंह और अजय चौटाला की मुलाकात हुई थी। और तभी खबरें सामने आई थी कि बलकौर सिंह जेजेपी का दामन थाम चुके हैं। एकदम थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, ठीक है। जनता पार्टी चलिए, इस बीच हमारे साथ बलकौर सिंह खुद जुड़ गए हैं। बलकौर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू मैम। बलकौर सिंह जी, खबरें पहले ये आ रही थी कि आपकी मुलाकात अजय चौटाला से हुई और बाकायदा आपने जेजेपी का दामन थाम लिया, और अब खबर बिल्कुल इससे उलट, और कहा यह जा रहा है कि आपने ये कहा है कि महज समर्थन भर है ये। हाँ बिल्कुल मैडम, मैंने ना पहले भी यही, उस दिन भी यही कहा था जब अजय सिंह जी कल आए थे रहने के लिए। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि मैंने समर्थन किया है। मैं अकाली दल का विधायक हूँ, अकाली दल के साथ हूँ। और जैसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस था, उनका समर्थन था, तो अब मैंने जेजेपी का समर्थन किया है। जेजेपी को समर्थन दिया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। और इंडियन लोकदल? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल से आपने कन्नी काट ली है। हाँ जी जी। बलकौर सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की खबरें आखिर सतह पर आई कैसे? क्योंकि अगर आपने महज समर्थन भरी दिया था तो ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि आपने जेजेपी का दामन थामा है? ये तो ऐसे माहौल था कि हो सकता है उनको लगा हो, जिन्होंने जी खबरें दी हैं कि ये ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि जेजेपी का तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ ना, तो हो सकता है उनको लगा हो कि ये ज्वाइन कर रहे हैं। परंतु मैं तो अकाली दल में हूँ, अकाली दल का जो। लेकिन बलकौर सिंह जी, इस बीच सवाल ये भी उठता है कि ये समर्थन महज आपकी ओर से है या फिर पार्टी की ओर से भी है? अकाली दल की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है जेजेपी को? नहीं, अभी तो मैंने दिया है। पार्टी जो फैसला करेगी उसको, अभी तो मैंने दिया है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बलकौर सिंह जी आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर बता दें इस वक्त की कि बलकौर सिंह ने 2 दिन पहले जेजेपी का दामन थामा था, और फिलहाल इस वक्त न्यूज 18 पर बलकौर सिंह साहब कहते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने जेजेपी का दामन नहीं थामा था। ये खबरें सरासर झूठ हैं और महज समर्थन भर ही, वो भी महज उनकी ओर से, न कि पार्टी की ओर से जेजेपी को दिया गया है। विधायक बलकौर सिंह ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेते हुए साफ ये किया कि अभी अकाली दल के साथ ही हूं मैं और महज मेरा समर्थन भर था। 2 दिन पहले खबरें सामने आई थी कि जननायक जनता पार्टी से का दामन थाम लिया है। अजय चौटाला से मुलाकात हुई थी बलकौर सिंह की। आपको बता दें, कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं बलकौर सिंह। चलिए, बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दोपहर 2 बजे बाद फिर होगी सुनवाई। सरकार ने वीसी के जरिए राम रहीम को पेश करने की अपील की है। सुनवाई कहीं भी हो, कोई ऐतराज नहीं, सीबीआई ने कहा है 11 जनवरी को छत्रपति मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दोपहर 2 बजे के बाद फिर सुनवाई होनी है। सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश करने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि 25 अगस्त 2017 में जिस तरह की पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, कहीं वैसा ही माहौल दोबारा ना पैदा हो जाए, इस लिहाज से भी
सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश होने की कोर्ट में अपील की है। वहीं साफ तौर पर सीबीआई की ओर से यह कहा गया है कि सुनवाई कहीं भी हो, उन्हें कोई ऐतराज नहीं। 11 जनवरी को छत्रपति मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और इसी के मद्देनजर लगातार सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस को भी ट्रेन कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोशिश लगातार यही चल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश किया जाए और इसी के मद्देनजर कोर्ट में अपील की गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी तारा ठाकुर भी जुड़ गए हैं। तारा, अब तक की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है? सीबीआई कोर्ट में कई लंबे सालों से जो है मामला चल रहा था रामचंद्र छत्रपति हत्या को लेकर। उसको लेकर जो है सीबीआई कोर्ट ने 11 जनवरी को जो है अपना फैसला सुनाना है। उससे ठीक पहले जो सरकार द्वारा ये अपील कोर्ट में लगाई गई थी कि जो राम रहीम की जो पेशी है वो पीसी से करवाई जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए, क्योंकि 2 साल पहले जो है 25 अगस्त को जिस तरह से बाबा राम रहीम को यहाँ लाया गया था और दंगे भड़के थे, कई लोगों की जाने गई थी और संपत्ति का नुकसान हुआ था, उसको लेकर जो याचिका लगाई गई थी उसका जो है आज फैसला सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाया जाना है। उससे पहले जो है आज सुबह सीबीआई द्वारा जो है अपना पक्ष इस ऑर्डर को लेकर रखा गया है और अब जो है सीबीआई कोर्ट द्वारा मामला दोपहर बाद के लिए जो है लंबित रख दिया गया है और दोपहर बाद जो है 2 बजे के बाद जो सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाना है या फिर उसको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, पूरा जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है, हर वाहन जो है वो चेक किया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्ति को जो है उसको पकड़ने और गिरफ्तार करने के आदेश जो है दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारा, आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से कोर्ट में दलील ये दी गई है कि माहौल खराब हो सकता है और इसी के मद्देनजर राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाए और उसी पर आज सुनवाई हो रही है। हालांकि दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश करने की अपील की है। सुनवाई कहीं भी हो, सीबीआई की ओर से कहा गया है कि उन्हें ऐतराज नहीं, लेकिन कोशिश यही हो कि राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, जिससे कि 25 अगस्त 2017 में जिस तरीके से पंचकुला और सिरसा में माहौल बिगड़ा, दोबारा 25 अगस्त दोहराया ना जाए। 11 जनवरी को छत्रपति मर्डर केस में आपको बता दें कि कोर्ट फैसला सुना सकती है। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आज और कल सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बड़े संगठन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग पॉलिसी और प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे कर्मचारियों के सहारे व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगी। वहीं रोडवेज कर्मचारियों पर पहले से एस्मा लागू है और इसलिए परिवहन विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी और उसके साथ ही हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। साथ ही 2 दिन तक सभी विभागों को 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें कि 30-31 अक्टूबर को भी प्रदेश के सभी महकमों के कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल की थी और उस वक्त करीब 2.5 लाख कर्मचारियों में करीब 2 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। इससे कि आमजन को काफी परेशानी हुई थी। देश भर के तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर हैं। हरियाणा में भी तमाम कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आज हड़ताल का पहला दिन है और इस वक्त हम हैं हरियाणा रोडवेज डिपो चंडीगढ़ के बाहर, जहां आप देखेंगे कि हड़ताल का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा रोडवेज के करीब 5 संगठनों ने कहा था कि रोडवेज का चक्का 2 दिन तक जाम रहेगा, लेकिन चंडीगढ़ डिपो की अगर हम बात करें तो जो बसों का संचालन है वो सामान्य रूप से है। आप देखेंगे कि जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं लगातार डिपो से निकलकर अपने निर्धारित मार्गों पर चल रही हैं। हरियाणा के कर्मचारियों की बात करें तो करीब 2.5 लाख यहाँ पर कर्मचारी हैं और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों समेत तमाम विभागों के कर्मचारियों ने भी 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्के किए जाने की बात थी, समान काम समान वेतन की बात थी और जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात थी। ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल की जा रही थी। क्या असर है हड़ताल का, जानते हैं हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता मौजूद हैं। बलबीर जाखड़ जी, आप ये बताइए कि किस तरीके का असर है हड़ताल का और रोडवेज की बसों का संचालन क्या सामान्य है? देखिए, ये राष्ट्रीय हड़ताल है और जो ट्रेड यूनियन से हम एफिलेटेड हैं वो श्रम कर्मचारी संघ है, कर्मचारी महासंघ है,
और इंटक, ये संगठन आज हड़ताल पे हैं और पूरे हरियाणा में हड़ताल का एक अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। भिन्न भिन्न डिपो से टेलीफोन करके हमने पता किया है कि वहाँ पे हड़ताल का काफ़ी असर है। तो करीब कर्मचारी का मानना है 50% जो गाड़ियां हैं रोडवेज की वो अपने मार्गों पर चल रही हैं। हालांकि हड़ताल का जो बाकी विभाग हैं वहां पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी है और सरकार ने यहां तक कहा है कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई कर्मचारी अवकाश लेता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। और अब बात जींद उपचुनाव की करेंगे। जींद उपचुनाव को लेकर मेल मुलाकात, दल बदल और दावों का दौर जारी है। हर दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और इन दिनों नामांकन का दौर भी चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर इनेलो और जेजेपी तक सभी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक हर दल सिर्फ उम्मीदवारों की खोज में ही जुटा हुआ है। किसी भी पार्टी ने अब तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। कोई 9 जनवरी की बात कह रहा है तो कोई 10 जनवरी की, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर असमंजस अभी भी हर दल में बना हुआ है। लेकिन सभी पार्टियों के नेता जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर प्रशासन भी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। दरअसल जींद विधानसभा में कुल 158 मतदान केंद्र हैं और इसके अलावा 6 सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कुल मतदान केंद्रों में 26 को अति संवेदनशील और 12 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए। आपको बता दें कि 10 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 14 जनवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और 28 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 31 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवर्णों के गरीब परिवारों को भी 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए लोगों के हितों में फैसला लिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने का कमाल है। आज का जो केंद्र सरकार का कैबिनेट का जो फैसला लिया गया है वास्तव में ही बड़ा सराहनीय वो फैसला है। चूँकि जिन लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे परिवारों के भी गरीब लोगों को जो एक आरक्षण के लाभ का प्रावधान किया गया है 10% का, ये अति सराहनीय है। चूँकि पंडित दीनदयाल जी ने जैसा कहा कि अंत्योदय की भावना से हमें काम करना चाहिए। समाज का वो पिछड़ा वर्ग जिसको आर्थिक दृष्टि से जिसको वास्तव में लाभ पहुंचना चाहिए, वो पहले से आरक्षण जिनको मिला हुआ उनको तो लाभ मिल ही रहा है। ये होता है 56 इंच सीने का कमाल। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, गरीबों की बात करके राजनीति पार्टियां करती रही, नेता करते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने सोचा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। बाकी जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन गरीब तो अगड़ों में भी हैं। हालांकि ये संविधान संशोधन है, अब ये लोकसभा में आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा में भी ये आसानी से पारित हो जाएगा। कोई दल इसका विरोध नहीं करेगा और अगर कोई दल विरोध करेगा। और वहीं शिकोहपुर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इस मामले को अब हरियाणा पुलिस से प्रवर्तन निदेशालय ने टेक ओवर कर लिया है। ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। शिकोहपुर जमीन घोटाले की जांच अब ईडी ने अपने हाथों में ले ली है। ईडी ने इस मामले को हरियाणा पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में सितंबर साल 2018 में एफआईआर दर्ज की थी और दिसंबर महीने में हरियाणा सरकार ने केस चलाने को मंजूरी दी थी। हरियाणा पुलिस के द्वारा जो केस को रजिस्टर किया था, इस मामले में जो भी आरोपी बनाए गए थे, अब उस एफआईआर को एज इट इज ईडी जो है वो टेक ओवर करके अब इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर किस तरह से इस फर्जीवाड़े मामले को अंजाम दिया गया। और इस मामले में जिस तरह से स्काईलाइट नाम की जो कंपनी है, उसके खिलाफ भी बाकायदा ईडी तफ्तीश करेगी। हालांकि स्काईलाइट की अगर बात करें तो इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही ईडी में कई मामले चल रहे हैं। ये पूरा केस रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा है। एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा, हुड्डा और डीएलएफ के नाम शामिल हैं। बता दें कि शिकोहपुर जमीन घोटाले के मामले में नूह के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने खिड़की दौला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ में खरीदी थी
और बाद में इस जमीन को कमर्शियल लाइसेंस मिलने पर इसे डीएलएफ यूनिवर्सल को 58 करोड़ में बेच दिया। इसका जो लैंड यूज किस तरह से बदला गया, किस तरह से इस मामले में राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया, तो इन तमाम मामलों की पड़ताल अब ईडी करेगी। और निश्चित तौर पे इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। तो हरियाणा की सियासत में इन दिनों खेल खिलाड़ी और इनाम पर बवाल मचा हुआ है। खेल मंत्री की माने तो अब मामला शांत है और फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना हंगामा बरपा क्यों। प्रदेश की सियासत में ट्विटर वॉर छिड़ा है। खेल मंत्री की माने तो मामला शांत है। एक माफीनामे के साथ पूरा विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि ट्विटर वॉर की शुरुआत आखिर हुई कहां से। दरअसल ये सारा विवाद गोल्डन गर्ल का खिताब पाने वाली मनु भाकर के एक ट्वीट से शुरू हुआ। जब मनु भाकर ने अनिल विज से एक रीट्वीट कर पूछा कि 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान जो सरकार की तरफ से किया गया है वो मिलेगा या फिर ये एक शिगुफा है। बस फिर क्या था, मनु भाकर के ट्वीट के बाद अनिल विज ने भी ट्वीट से जवाब देते हुए मनु भाकर से माफी मांगने की बात कह डाली। विज ने कहा कि मनु भाकर को सार्वजनिक मंच पर जाने से पहले एक बार विभाग से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मनु भाकर को 2 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी और इसके लिए वो पहले भी ट्वीट कर चुके हैं। पूरे विवाद के बाद खेल मंत्री अनिल विज कईयों के निशाने पर आ गए, क्योंकि अनिल विज का पूरा ध्यान मनु भाकर की माफी को लेकर था। अनिल विज हर बार इसी बात पर जोर दे रहे थे। अनिल विज ने कहा था कि सरकार उन्हें इनाम देने के लिए नोटिफिकेशन कर चुकी है और अगर उन्हें तब भी इनामी राशि नहीं मिलती तो वो चंदा इकट्ठा करके उनकी इनामी राशि देते। मनु भाकर के बाद ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना और अनिल विज मनु भाकर की माफी पर अड़े रहे। और अब अनिल विज ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि मनु भाकर के पिता ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मनु भाकर की ट्वीट और उसकी भाषा की गलती मानी है, इसलिए अब ये मामला खत्म हो गया है। यानी खेल मंत्री विज का पूरा जोर खेल खिलाड़ियों या इनाम देने में हो रही देरी पर नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की माफी पर है, जो महज 17 साल की उम्र में कई मेडल जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अकेले हांसी में ही स्वाइन फ्लू से 20 दिनों में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 8 मरीज उपचाराधीन हैं। हांसी के खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में है और सरकार स्वाइन फ्लू पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। में फिलहाल तो 4 केसेस की पुष्टि हुई है, 4 मरीजों की पुष्टि हुई है जिनको हम स्वाइन फ्लू पॉजिटिव कह सकते हैं। इनकी रिपोर्ट दिल्ली की लेबोरेटरी से पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 2 की तो डेथ हो चुकी है, 2 अभी हैं, ठीक हैं वो। और जो इनका परिवार है, हमने उनसे कॉन्टेक्ट करके जो भी सस्पेक्टेड हमें स्वाइन फ्लू के लगे थे, हमने उन्हें गोली दी है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सुखपाल खैरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, पंजाबी एकता पार्टी। पुणे विच अज जानी है। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत करदा इत्थे आउण ते। और इस तो पहला कि मैं अज दे जिहड़े हालात ने, जिन्हां हालातां दे करके सानू एक नवीं खेतरी पार्टी बनाउण दा ऐलान करना पै रिहा, इस तो पहला कि मैं उहदी तफसील विच जावां, अगर तुहाडे सारिਆਂ दी सहमति होवे और पिछले काफ़ी अरसे तो असीं सारे पंजाब दे विच 2 अगस्त की बठिंडा कन्वेंशन तो बाद बहुत सारे जिलों के जाके लोगों दीयां भावनावां ते जज्बातां नूं सुन के और जो पंजाब के इस वक्त जमीनी हालात ने उन्हां नूं मद्देनज़र रख के ये बहुत औखा ते बहुत वड्डा फैसला असीं सब ने मिल के लिया वा। इसलिए तुहाडे सारिਆਂ दा शुक्रगुजार हां। विश्व च बैठे साढ़े सारे NRI भैन ते भरा जिहड़े पंजाब के लोगों नालों भी ज़्यादा चिंतित ने अपने सूबे के वास्ते, अपने देश के वास्ते, अपनी कौम वास्ते, उन्हां सारिਆਂ दी शमूलियत दे नाल, उन्हां सारिਆਂ दी सहमति दे नाल अज उस ईश्वर परमात्मा वाहिगुरू की कृपा दे नाल मैं उहदी आग्या दे नाल अज पंजाब के लोगों नूं एक पंजाब सेंट्रिक रीजनल पार्टी, एक इस तरह की पार्टी जिहड़ी पंजाब के लोगों की दर्द दुख की भाईवाल होवेगी,
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ। पंजाबी एकता पार्टी जिंदाबाद। पंजाबी एकता पार्टी जिंदाबाद। पंजाबी एकता पार्टी जिंदाबाद। पंजाबी एकता पार्टी जिंदाबाद। सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर दोबारा शुक्रिया। इतिहास गवाह है कि पंजाब ਦੇ ਨਾਲ हमेशा जुल्म ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ नहीं है। ਇਹ ਅਬਦਾਲੀਆਂ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਬਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, पर बहादुर पंजाब के लोगों ने मूँह तोड़वा जवाब उन्होंने हमलावरों को दिता। हालात बदले, हमलावर बंद होए। हालांकि हमलावरों ने इस देश की इज्जत आबरू के नाल खिलवाड़ किया। उस इज्जत आबरू नूं बहादुर पंजाबियों ने साडे महान गुरु साहिबान ने कुर्बानियां दे के कश्मीर के पंडितां ब्राह्मणों तो लैके मनुखता की अगवाई की, ਉਹਦੀ ਢਾਲ बन के खड़े रहे। ये सानू साडे गुरु साहिबान एक स्पिरिट फूक के गए। समा बदलिया, एक बार देश फिर नवे धाड़वियां अंग्रेज़ों का गुलाम बनया। उन्हां दी गुलामी भी चाहे सारे देश ने कबूली, लेकिन पंजाब ने डोगरियां की बदौलत, साडे अंदर बैठे साजिशखोर लोगों ने उस वक्त का महाराजा रणजीत सिंह का राज भाग, उसनूं जंगा जित के जिहड़ा हराया गया, और पंजाब आखिर में सारे देश तो बाद अंग्रेज़ों का गुलाम बनया। साडी बदकिस्मती है कि एक एडा अगाह वधू फराख दिल उस वक्त का एक सारे धर्मां की राखी करने वाला महाराजा रणजीत सिंह, उन्हों का राज गवाचा। पंजाबियों के जज्बे हौसले पस्त नहीं होए। पंजाबियों ने उही लड़ाई जिहड़ी सीगी उस अंग्रेज़ों के खिलाफ विढ़ दी। बहुत सारिया लहरां पंजाब की धरती तो उठियां। पंजाबियों ने इस देश को आज़ाद कराउण विच सब तो वड्डा योगदान पाया। सब तो वड्डा योगदान 90% फांसियां, काल कोठड़ियां, काले पानी, जेलां, सब कुछ पंजाबियों ने अपने पिंडे ते हंडाया। साडे महान शहीद भगत सिंह वर्गे, राजगुरु सुखदेव वर्गे, जिन्हां ने एक सुपना लिया कि असीं इस देश को आज़ाद करा के अपने लोगों को ठंडी हवा, आज़ादी की ठंडी हवा दवावांगे।